जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिले। दोस्त वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इससे पहले हमने जो मुगल साम्राज्य में जो पढ़ लिया था, बाबर के बारे में पढ़ा था दोस्तों, फिर हुमायूं के बारे में और फिर उसके बाद अकबर के बारे में। ये तीनों तीनों मुगल साम्राज्य के जो शासक हैं इनके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में, जो कि दोस्तों अकबर का पुत्र था। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बता दिया था जो अकबर का शासनकाल था 1556 से लेकर दोस्तों 1605 तक अकबर का शासन दिल्ली की गद्दी पर चला था। इसके बाद जो अकबर था, अकबर के 3 पुत्र थे। उसमें से सबसे बड़ा जो पुत्र था, जो दोस्तों सबसे 3 जो पुत्र थे, सबसे पहले एक तो सलीम था और दूसरा दानियाल और तीसरा दोस्तों मुराद था। यह तीनों पुत्र अकबर के थे। जो जो ये सलीम था, इसको ही जहांगीर के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में दोस्तों अकबर जो था, सलीम को दिल्ली की गद्दी नहीं देना चाहता था। यह दानियाल को दिल्ली की गद्दी देना चाहता था। जब अ, जब अकबर का महाराणा प्रताप से युद्ध हुआ था 1576 में, और जो कि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु 1597 में दोस्तों इसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद महाराणा प्रताप जी के जो पुत्र थे, अमर सिंह। अमर सिंह जो महाराणा प्रताप जी के जो पुत्र थे, यह यह इधर अपने क्षेत्र में युद्ध करने की प्लानिंग बना रहे थे। तो उस टाइम पर अकबर ने सलीम यानी कि जहांगीर से कहा था कि आप इनका जो भी इनका जो विद्रोह हो रहा है, इनका विद्रोह दबाने के लिए जाओ। तो लेकिन ये सलीम यानी जहांगीर जाता नहीं है। और ये जो दानियाल था, दानियाल दोस्तों इसका अमर सिंह का विद्रोह दबाने के लिए जाता है। इसलिए दोस्तों अकबर को जो पसंद था वो दानियाल दानियाल इसका पुत्र था, ये दानियाल पसंद था। इसीलिए अकबर दानियाल को ही चाहता था कि ये दिल्ली की गद्दी पर बैठे, और इस तरीके से जहांगीर इसका विद्रोह भी करता रहता था। तो इसलिए दोस्तों हम आज अभी आपको जहांगीर के बारे में पढ़ाने वाले हैं। आई होप दोस्तों यह जो मैंने आपको बताया बताया ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर का जो शासनकाल चला था 1605 से लेकर 1627 तक इसका शासनकाल चला था। और इस जहांगीर के जो बचपन का नाम था वो सलीम था। जो ये सलीम जो नाम लिया गया था दोस्तों, वो शेख सलीम चिश्ती के नाम से लिया गया था। शेख सलीम दोस्तों, ये शेख सलीम चिश्ती की एक समाधि है आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में। तो वहाँ पर ये अकबर जाया करता था, तो वहीं से इसका सलीम नाम लिया गया है। तो इसलिए जहांगीर का नाम जो था बचपन का वो सलीम था। और जहांगीर की जो माता थी वो जोधाबाई थी, जो कि आमेर के जो शासक राजा थे भारमल, उन भारमल थी, उनकी पुत्री जोधाबाई थी। इसके जहांगीर के जो पिताजी थे वो अकबर थे। और जहांगीर के जो पुत्र की अगर बात करते हैं तो उनमें से सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, और जिसकी माताजी जो थी वो मानवाई थी। मानवाई कौन थी दोस्तों? मानवाई मान सिंह की बहन थी। और मान सिंह दोस्तों कौन था? मान सिंह दोस्तों रामदास का पुत्र यानी कि भारमल का पोता था। मानसिंह जो था दोस्तों, मानसिंह भारमल का पोता था। और मानसिंह की बहन थी मानवाई, जो कि खुसरो की माता थी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पुत्र की, एक खुर्रम था। इसकी माता का नाम जोधाबाई था, जो कि दोस्तों उदयपुर के रजवाड़े से संबंधित थी। अब दोस्तों आपको बता देता हूँ ये जोधाबाई कौन थी।
ये दोस्तों जब अकबर की जो शादी हुई थी, वो भी जोधाबाई से हुई थी। तो लोग दोस्तों यह जोधाबाई जो थी वो आमेर के राजा राजा की पुत्री थी और अकबर का ये पुत्र जहांगीर जो जहांगीर था यह इन जोधाबाई से जन्मा था। तो दोस्तों यह भी जो शादी करता है वो अ, जोधाबाई से शादी करता है जो कि उदयपुर से संबंधित थे। इसी जोधाबाई को दोस्तों जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता था। जगत गोसाई दोस्तों हालांकि जोधाबाई इसकी पत्नी थी जोधाबाई और इसकी माता भी जो थी वो भी जोधाबाई थी। हालांकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि अगर जैसे कि एक ही गांव में कई नाम के व्यक्ति भी मिल जाते हैं तो इसी तरीक़ा से ये कॉमन है कि उस टाइम पर ये नाम सेम थे तो इसलिए आप कन्फ्यूजन में नहीं पड़े इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। इसके बाद जो दोस्तों इसका तीसरा पुत्र था परवेज और चौथा पुत्र था शहरयार। तो इस तरीके से इसके चार पुत्र थे। खुसरो की माता मानवाई थी, खुर्रम था और जिसकी माता जोधाबाई थी और एक परवेज था और एक शहरयार। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 1606 में खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। जैसे कि दोस्तों जब जहांगीर जहांगीर जो था ये दोस्तों जहांगीर अकबर के खिलाफ युद्ध करता रहता था। जब दोस्तों अकबर 1605 में अंतिम समय था अकबर का जब तो उस टाइम पर अकबर ने अपना एक जो नवरत्न था अब्बुल फजल तो अब्बुल फजल को जहांगीर को समझाने के लिए भेजा था कि इसको समझाओ कि ये मान जाए समझ जाए जहांगीर ये विद्रोह नहीं करे। लेकिन ये जहांगीर इसको अब्बुल फजल को रास्ते में ही मरवा देता है। इसी तरीके से जब जहांगीर दोस्तों अकबर का विद्रोह करता था तो इसी तरीके से दोस्तों जहांगीर का जो बेटा था खुसरो तो खुसरो ने भी यही नीति अपनाई। खुसरो भी इसके प्रति विद्रोह करता रहता था। लेकिन दोस्तों ये खुसरो था इसके जो साथ देने वाले भी कई लोग थे। सबसे पहले तो दोस्तों इसका एक जो मामा था मान सिंह। दोस्तों मान सिंह कौन था? मानवाई का भाई। मानवाई कौन थी दोस्तों? इसकी खुसरो की माता। आपको मैंने ये बता दिया। ये मानवाई कौन थी? खुसरो की माता। तो मानवाई का भाई मान सिंह था। मान सिंह भी खुसरो के साथ में रहता था, इसका साथ देता था। और जो और साथ देने वाले थे अब्दुल रहीम भी साथ देते थे, हसन बेग और सिखों के जो पांचवें गुरु थे अर्जुन देव। दोस्तों अब्दुल रहीम जो थे वो लाहौर का दीवान इनको नियुक्त किया गया था और जो हसन बेग थे वो आगरा के दीवान थे। और हालांकि दोस्तों ये सिख के पांचवें जो गुरु थे इन्होंने साथ नहीं दिया था। जो खुसरो था खुसरो का दोस्तों इन्होंने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने साथ नहीं दिया था। एक्चुअली में यह खुसरो जो था अर्जुन देव से आशीर्वाद लेने गया था। आशीर्वाद लेने ये गया था कि ये चाहता था कि मैं दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाऊं। तो इस तरीके से ये आशीर्वाद लेने गया था। तो जहांगीर ने समझा जहांगीर ने कुछ और समझा दोस्तों कि इसकी इसकी सहायता ये सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव कर रहे हैं। इसकी वजह से दोस्तों इनकी हत्या जहांगीर ने करवाई थी। जब दोस्तों इनकी जहांगीर हत्या करवा देता है तो खुसरो को जहांगीर बंदी बना लेता है। ये जो खुसरो था इसको जहांगीर बंदी बना लेता है और बंदी बनाने के बाद दोस्तों ये इसको बंदी गृह में रखता है। जब ये बंदी गृह में भी रखता है लेकिन यहाँ पर खुसरो सुधरता नहीं है। यहाँ पर भी अंदर अपने महलों में भी इसका विद्रोह जहांगीर का विद्रोह करने लगता है। जहांगीर का भी जहांगीर का महलों के अंदर भी विद्रोह करने लगता है। तो यह देखकर जहांगीर रुकता नहीं है, सोचता है कि ये मानेगा नहीं। तो इस तरीके से इसकी खुसरो की जहांगीर आंखें फोड़वा देता है और आंखें फोड़वाने के बाद दोस्तों इसका डॉक्टरों से भी इलाज जो वैद्य उस टाइम के थे उनसे इलाज भी करवाता है। हालांकि इसकी आंख थोड़ी सही भी हो जाती है और फिर उसके बाद दोस्तों खुसरो की भी मृत्यु हो जाती है कुछ दिनों के बाद।
इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है 1611 में मेहरुन्निसा की शादी जहांगीर से हुई थी। मेहरुन्निसा की शादी जहांगीर से हुई थी। मेहरुन्निसा को ही दोस्तों इसने नूरजहां की उपाधि दी थी। एक्चुअली में दोस्तों ये जो मेहरुन्निसा थी, यह मीना बाजार में इसको देखा था। जो मीना बाजार हुआ करते थे पहले, और उन मीना बाजारों में मेहरुन्निसा को जहांगीर ने देखा था। और यहाँ पर दोस्तों इसको देखा था, तो यह इतनी सुंदर थी कि एक तरीका से इसमें चमक आ रही थी, इसलिए इसने इसको नूरे जहां कहा। नूर का मतलब होता है एक चमकना, और इसका दोस्तों चेहरा एकदम चमक रहा था, सुंदर थी। तो इसने कहा ऐसी चमक इस दुनिया में यानी जहां में नहीं है, इसलिए इसको नूरे जहां कहा था। जो मेहरुन्निसा जो थी दोस्तों, यह शेर अफगान की विधवा थी। कुछ इतिहासकारों का मत है कि जो शेर अफगान इसका मेहरुन्निसा का पति था, तो जहांगीर ने ही इसको शेर अफगान को मरवाया था, क्योंकि यह इसकी पत्नी से यानी कि मेहरुन्निसा से शादी करना चाहता था। फिर उसके बाद दोस्तों जो मेहरुन्निसा की बेटी थी लाडली बेगम की भी शादी है जहांगीर अपने बेटे शहरयार से करवा देता है। इस तरीके से दोस्तों जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी की, और मेहरुन्निसा की जो बेटी थी लाडली बेगम, उसने जहांगीर के बेटे शहरयार से शादी की। इस जहांगीर ने दोस्तों खाने सामा की उपाधि मेहरुन्निसा के भाई आसफ खां को दी। जो मेहरुन्निसा का भाई आसफ खां था, उसको खाने सामा की उपाधि दी थी। और इसके जो मेहरुन्निसा के पिताजी थे मिर्जा ग्यास बेग मिर्जा ग्यास मिर्जा ग्यास बेग दोस्तों दोस्तों मिर्जा ग्यास बेग को भी जहांगीर ने एक उपाधि दी थी, जिसका नाम था एतमादुल्ला एतमाद एतमादुल्ला एतमादुल्ला दौला की उपाधि दी थी दोस्तों। एतमादुल्ला की दोस्तों जो उपाधि दी थी, वो जहांगीर ने मिर्जा व्यास बेग को दी थी। दोस्तों एतमुद्दौला की जब मृत्यु हो जाती, तो उसकी याद में एतमुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। जो कि एतमुद्दौला का जो मकबरा है वो आगरा यूपी में स्थित है। यह एतमुद्दौला का जो मकबरा है, ये सफेद संगमरमर से बना था, इसलिए इसको सफेद संगमरमर से बनी पहली इमारत कहा गया था। और इसी एतमादुल्ला के मकबरे पर ही पेत्रा शैली का इस्तेमाल किया किया गया था। पित्रादुर्रा शैली क्या होती है दोस्तों, इसमें जो संगमरमर के पत्थर हुआ करते हैं, उस पे एक विशेष प्रकार की डिजाइन बनवाई जाती है, तो उसी डिजाइन को पित्रादुर्रा शैली कहा जाता है। और जो एतमादुल्ला का जो मकबरा था, इसको बेबी ताजमहल भी कहा जाता है, यानी कि छोटा ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो एतमादुल्ला का जो मकबरा है दोस्तों, यह भी एक तरीके से ताजमहल की तरह दिखता है। जैसे ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से दोस्तों यह ताजमहल की तरह एक कॉपी सी दिखती है। इसलिए इसको छोटा ताजमहल यानी कि बेबी ताज भी कहते हैं। इससे पहले हमने दोस्तों मेहरुन्निसा के पिताजी के बारे में जाना, और उसके भाई के भी बारे में जाना। अब मेहरुन्निसा की माता के बारे में आपको बता देता हूँ। इसकी माता का नाम था अस्मत बेगम था, जिन्होंने गुलाब से इत्र की विधि की खोज की थी। यानी इससे पहले इत्र तो बनाई जाती थी, लेकिन कोई गुलाब से नहीं बना पाता था। जो गुलाब हुआ करता है दोस्तों, इससे कोई भी इत्र नहीं बना पाता था। इसलिए जो श्रेय जाता है गुलाब से इत्र निकालने का, वो अस्मत बेगम को जाता है। ये मेहरुन्निसा को नूरे जहां की उपाधि जहांगीर ने दी थी, ये मैंने आपको बता दिया है। और जहांगीर को यानी कि ये जो जहांगीर का ये नाम था दोस्तों सलीम, सलीम को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता था। यह जो न्याय की जंजीर क्या थी, यह दोस्तों इसने आगरा में लगवा रखी थी। जो जो कि इसको जो भी बजाता था, उसके लिए जो भी बजाता था जो भी व्यक्ति, तो उसको न्याय मिलता था। ये जो जंजीर थी न्याय की, इसमें 60 घंटियां थी, जो कि आगरा में है ये। और जहांगीर ने ही अंग्रेजों को व्यापार के लिए दस्तावेज दस्तावेज जो था वो दिया था।
यानी कि एक दोस्तों मैना कार्टा होता है, वो उस तरीके का अंग्रेजों को इसने व्यापार करने के लिए दिया था। तो दोस्तों इसके ही शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों का आगमन होता है। जहांगीर के समय में ही जो अंग्रेज आते हैं, उन उनमें से सबसे पहले जो अंग्रेज आता है वो 1608 में हॉकिंस आता है। और हॉकिंस दोस्तों डायरेक्ट जहांगीर के मुगल शासन दरबार में नहीं आता है, यह सबसे पहले भारत के सूरत में आया था। इसके बाद दोस्तों 1608 जो लास्ट महीना था, 1608 जो साल के लास्ट मंथ में आया था। इसके बाद दोस्तों जब मुगल दरबार में पहुंचता है, वो 1609 में पहुंचता है। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है कि भारत में कब आया था, 1608 में, और मुगल दरबार में कब पहुंचा था, 1609 में। और यह इतना चालकार था हॉकिंस दोस्तों कि यह उर्दू सीख के आया था। जब यह जहांगीर के शासन और जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, तो यह उर्दू सीख के आया था। इसीलिए जब यह उर्दू में बात कर रहा था जहांगीर से, तो जहांगीर ने सोचा कि ये अंग्रेज ऐसे किस तरीके से उर्दू बोल सकता है। इसीलिए दोस्तों इसको जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी और 400 का मनसब बनाया था। मैंने मनसब आपको बता दिया दोस्तों कि एक सैनिक 2 घोड़े रखता था। तो इस तरीके से आप देख देख सकते हो कितने घोड़े होंगे, 400 मनसब बनवाया था। हॉकिंस के बाद दोस्तों 1611 में एक और अंग्रेज आता है जिसका नाम है मिडल्टन। और मिडल्टन आया है, उसके बाद अगले साल एक पॉल कैनिंग और एडवर्ड आए थे। और इसके बाद दोस्तों 1615 में थॉमस रो आया था। आपको दोस्तों बता देता हूँ, जो ये हॉकिंस आया था, जितने भी ये हॉकिंस, मिडल्टन और पॉल मैनिंग, दोस्तों ये तीनों जो अंग्रेज थे, ये स्टार्टिंग में जो अंग्रेज आए थे, इन्होंने व्यापार के लिए व्यापार के लिए दोस्तों यह जहांगीर से परमिशन नहीं ले सके थे। और जो 1615 में थॉमस रो आया था, इसने जहांगीर से व्यापार करने की परमिशन ले ली थी। इस प्रकार दोस्तों जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई थी। जब दोस्तों जहांगीर की 1627 में मृत्यु हो जाती है, तो इसके बेटों में विद्रोह होने लगता है। बात करते हैं इसके मकबरे की। इसका मकबरा लाहौर में बनवाया गया था, अभी के पाकिस्तान में। जहांगीर की आत्मकथा जो थी, आत्मकथा का नाम तुझो के जहांगीरी कहा जाता है, तुझो के जहांगीरी, जो कि फारसी भाषा में लिखा गया है। इसको जो पूरा किया था दोस्तों, इस टाइम पर ये आधी थी, और इसको जो पूरा करने का श्रेय जाता है वो मोती बिंद खां को जाता है। किसको जाता है? मोती बिंद खां को। और जहांगीर के जो समय काल में चित्रकारी बहुत हुआ करती थी, इसलिए इसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया था। और चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया था दोस्तों। इसके शासन में जो चित्रकार रहते थे, उनमें से सबसे प्रसिद्ध थे फारूक बेग और दौलत खां। ये दोस्तों चित्रकार बहुत ही प्रसिद्ध हुआ करते थे जहांगीर के दरबार में। इसके बाद जब दोस्तों जहांगीर की मृत्यु के समय इसके सिर्फ 2 ही पुत्र रह गए थे, एक खुर्रम और दूसरा शहरयार। दोस्तों ये जो खुर्रम था, इसी को शाहजहां कहा गया था। इसी को क्या कहा गया था? शाहजहां। और ये खुर्रम दोस्तों जो था, ये जगत गोसाई यानी कि जोधाबाई से जन्मा हुआ था। जो कि दोस्तों जोधाबाई कहाँ से संबंधित थी? उदयपुर। आपको मैंने बता दिया है, उदयपुर से संबंधित थी। इसके बाद दोस्तों जब बात करते हैं, जब जब जहांगीर की मृत्यु होती है, तो इसके बाद इसका बेटा शासन में आता है, जिसका नाम है शाहजहां। दोस्तों शाहजहां ने जो शासन किया था, वो 1627 से लेकर 1658 तक यह शासन काल करता है। शाहजहां की जब बात करते हैं, तो ये शाहजहां जो था, इसके बचपन का नाम था दोस्तों खुर्रम। खुर्रम जो नाम दिया था, वो खुर्रम जो था दोस्तों, इसी को शाहजहां कहा गया था। और जिसने कहा था वो दोस्तों जहांगीर था, यानी कि जहांगीर ने शाहजहां इसको कहा था। और इसकी जो माता जी थी, वो जगत गोसाई थी। और जिन उन्हीं को ही जोधाबाई कहा जाता है। यह जोधाबाई दोस्तों उदयपुर वाली है।
और शाहजहाँ शाहजहाँ की जो पत्नी थी वो अर्जुमंद बानो बेगम थी। अर्जुमंद बानो बेगम को ही मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। और अर्जुमंद बानो बेगम ने यानी कि मुमताज महल ने कुल 14 बच्चे जन्मे थे। इनके कुल 14 बच्चों का जन्म हुआ था। इनके गर्भ से 14 बच्चों ने जन्म लिया था, जिसमें से 7 बच्चे ही जीवित रहे थे। कितने बच्चे जीवित रहे थे? 14 बच्चों ने जन्म लिया था और जिसमें से सिर्फ सात सात बच्चे जीवित रहे और बाकी के 7 मर गए थे। उनमें से दोस्तों 4 पुत्र थे और 3 पुत्री थी। सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला जो पुत्र था दारा शिकोह, यह बड़ा भी था, और एक शाह शुजा और एक औरंगजेब और एक मुराद बख्श था। और दोस्तों इसकी पुत्री की बात करते हैं तो पहली पुत्री जो थी जहां आरा, दूसरी रोशन आरा और तीसरी मोहन आरा गोहन आरा। कौन सी थी? गोहन आरा। दोस्तों जब बात करते हैं ये इसके पुत्र की, तो शाहजहाँ जो था दोस्तों, शाहजहाँ सब अपनी गद्दी पर चाहता था कि दारा शिकोह आके बैठे, क्योंकि दोस्तों दारा शिकोह उस टाइम का बहुत ही होशियार था। और इसने 52 उपनिषदों को दोस्तों, ये उपनिषद पढ़ता रहता था। 52 उपनिषदों का इसने फारसी में अनुवाद किया था। और दोस्तों ये शाहजहाँ जो था औरंगजेब से हमेशा ही खिलाफ रहा था, क्योंकि औरंगजेब छोटे से ही बहुत ही उद्यमी प्रवृत्ति का था। जब यह दोस्तों दिल्ली में था शाहजहाँ, तो इसने अपने नज़दीक का क्षेत्र जो दिया, पंजाब था इसके नज़दीक, वो इसने दिया था दारा शिकोह का दारा शिकोह को दारा शिकोह को दोस्तों पंजाब का सूबेदार बनाता है। और इसके बाद बंगाल का जो सूबेदार बनाता है ये शाह शुजा को बनाता है। और इसके बाद जो गुजरात है, गुजरात का जो सूबेदार बनाता है वो मुराद को बनाता है। और यह दोस्तों औरंगजेब को हमेशा दूर रखता था, क्योंकि यह अ, थोड़ा कट्टरपंथी टाइप का शुरू से ही रहा था। बचपन से ही लड़ाई झगड़े करने वाला था। तो इसको दोस्तों यहाँ पर दक्षिण का सूबेदार नियुक्त करके भेजता है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर औरंगजेब रहता है और यहाँ दारा शिकोह रहता है, और इधर शाह शुजा और गुजरात की तरफ मुराद बख्श रहता है। कुछ दोस्तों इतिहासकार कहते हैं कि जब ये जो जहांआरा जो इसकी लड़की थी शाहजहाँ की, तो दोस्तों जब अंतिम दिनों में जब ये बीमार पड़ गया था, वो इसकी जो सेवा जो करती थी जहांआरा, तो जहांआरा इसकी सेवा करती थी। तो कुछ लोगों का मत है कि इसने शाहजहाँ ने अपनी लड़की जहांआरा से ही शादी कर ली थी, पर ऐसा मत दोस्तों सत्य नहीं है। इसकी बात करते हैं शाहजहाँ की। इसने अपना राज्याभिषेक जो करवाया था वो आगरा में करवाया था। फिर उसके बाद दोस्तों ये अपनी 1628 में अपनी राजधानी आगरा बनाता है, दिल्ली से आता है। 1628 में दोस्तों दिल्ली से यह आता है, फिर अपनी राजधानी आगरा बनाई इसने। फिर 38 में दोस्तों फिर ये वापस दिल्ली बनाता है, यानी कि 1628 इसके 10 साल बाद फिर से अपनी राजधानी दिल्ली को बनाता है। और 1628 में दोस्तों इसके खिलाफ शाहजहाँ के खिलाफ पहला विद्रोह स्टार्ट हुआ था, जो कि खाने जहां लोधी ने किया था। और जो किया था दोस्तों दक्कन में किया था। दक्कन यानी कि दक्षिण की तरफ। दक्कन जो था दोस्तों ये दक्षिण की तरफ दोस्तों, यहाँ पर इसने खाने जहां लोधी ने विद्रोह किया था। और इसकी जगह पर दोस्तों ये खाने जहां लोधी को हटाकर महावत खां को यहाँ का सूबेदार नियुक्त करता है। इस इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो 1632 से लेकर 1633 में इसने अहमदनगर जीता। शाहजहाँ ने 1632 से लेकर 33 में अहमदनगर जीता। इसके बाद 1636 में इसने गोलकोंडा को जीता, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और शाहजहाँ के समय पर जो विदेशी भारत में आए थे दोस्तों, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपके एसएससी के एग्जामों में भी आया है।
सबसे पहले जो समय विदेशी आया था वो पीटर मुंडी था और निकोलस मनुची था, जो कि दोनों इटली से आए थे। पीटर मुंडी, निकोलस मनुची, ये दोनों इटली से आए थे। और जो ये- और जो दूसरे जो विदेशी थे उनमें से फ्रांसिस बर्नियर और ट्रेविनियर, ये दोनों फ्रांस से आए थे। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इटली वाले भी और फ्रांस वाले। जो फ्रांसिस बर्नियर था यह एक डॉक्टर था। फ्रांसिस बर्नियर जो था यह डॉक्टर था, और ये ट्रेविनियर जो था यह व्यापारी था, यानी कि बिजनेसमैन था। तो ये आपको याद रखने, शाहजहां के समय पर विदेशी। शाहजहां के समय पर दरबारी जो कवि थे, एक थे अबू कालीन और एक पंडित जगन्नाथ। दोस्तों, पंडित जगन्नाथ की जो पुस्तक थी उसका नाम था गंगा लहरी। बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। और दूसरे जो दरबारी कवि थे, अब्दुल हमीद लाहौरी थे। और इनकी पुस्तक की बात करते हैं तो ये एग्जामों में पूछी जा चुकी है, पाद शाहनामा। पाद शाहनामा दोस्तों किसने लिखी थी? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। फिर शाहजहां के समय को दोस्तों स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा गया था। इससे पहले मैंने आपको बताया जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया था, क्योंकि दोस्तों चित्रकला उस टाइम पर बहुत होती थी। और इसके टाइम शाहजहां के समय को स्थापित कला कहा गया, क्योंकि इसके समय पर दोस्तों सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स बनने लगी थी। सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स बनने लगी थी, यानी कि इमारतों का निर्माण हो रहा था। इसीलिए इसके समय को स्थापित कलाकार स्वर्ण का युग कहा गया है, क्योंकि इसी के समय पर ताजमहल भी बना था, लाल किला भी बना था, और ये मकबरा भी, सिकंदर का मकबरा है जो, ये भी बना था। और दीवाने आम, दीवाने खास, इस तरीके से बहुत सारे दोस्तों इसने इमारतों का निर्माण करवाया था। इसीलिए इसके समय को स्थापित कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर हम निर्माण के बात करते हैं, निर्माण में इसने क्या क्या निर्माण किया था, इसलिए क्यों कहते हैं स्थापित कला, वो सबसे पहले देख सकते हैं आप, ताजमहल 1631 से लेकर 1653, यानी में दोस्तों इसका जो निर्माण चला था 22 साल तक इसका निर्माण हुआ था। कितने साल तक निर्माण हुआ था? 22 साल तक। और ताजमहल की जो डिजाइन दी थी वो अहमद लाहौरी ने दी थी। इसकी जो डिजाइन करता थे वो अहमद लाहौरी थे, और जिसके निर्देशन में दी थी उसका नाम था ईसा खां। इस ताजमहल का जो निर्देशन किया गया था वो ईसा खां का के द्वारा किया गया था, कि किस तरीके से कैसे कैसे ताजमहल बनाना है, किस तरीके से बनाना है, कहाँ बनाना है। इस तरीके से जो डायरेक्शन जो दिया था वो ईसा खां ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? ईसा खान ने। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, जो 1983 में यूनो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इस ताजमहल को सम्मिलित किया जाता है। और जो ताजमहल जो बनवाया गया था दोस्तों, ताजमहल के जो पत्थर यूज किए गए थे वो मकराना से लाए गए थे। और मकराना कहाँ है आपका? ये राजस्थान में। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। जब मकराना से ये पत्थर लाए गए थे, और तब यह ताजमहल का निर्माण स्टार्ट हुआ था। और दोस्तों आपने सुना होगा कि जब ताजमहल का निर्माण किया गया था तो यहाँ के मजदूरों के हाथ काट दिए थे। हाथ काट दिए थे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था, हाथ कुछ नहीं काटे थे। बस जो डिजाइन करता थे, जो अहमद लाहौरी और इनके जो निर्देशन में जो काम किया गया था, तो दोस्तों इनका क्या किया किया था, कि जो इनकी चित्रकारी थी, जो चित्रकार थे दोस्तों, चित्रकारों से दोस्तों एक संकल्प लिया गया था कि आप इस चित्रकारी को दोबारा से कहीं प्रयोग नहीं करोगे। इसके बदले दोस्तों शाहजहां ने इनको इतना धन दिया कि इनकी आने वाली पीढ़ियां भी कुछ ना करें, कुछ भी नहीं करें, तब भी वो भी बैठकर खा सकती हैं। इस तरीके से दोस्तों इस हाथ काटने का मतलब है कि जो चित्रकार से चित्रकारी छीन ले, और जिससे इसका प्रयोग अब आगे नहीं कर सके, यानी कि जो चित्रकार से दोस्तों चित्रकारी छीन ले।
चित्रकारी छीन ले और इसका प्रयोग आगे आगे कभी नहीं कर सके, यानी कि इसका रोटी-पानी नहीं चले। तो इसी को ही दोस्तों कहा गया कि इसके इन मज़दूरों के इनके हाथ काट दिए गए थे। रियल में हाथ तो नहीं काटे गए थे, एक तरीके से इनकी जो प्रोफ़ेशनल वर्क था उसको छीन लिया गया था, कि आगे भविष्य में ऐसी इमारत फिर से ना बन पाए। इसमें जो ताजमहल था दोस्तों, इस पे पित्रादुरा की शैली इस पे अपनाई गई थी, उससे ये बना था। पित्रादुरी शैली मैंने आपको बता दिया कि जो पत्थरों पे डिज़ाइन बनाई जाती थी, उसको पित्रादुरी शैली कहा जाता था। और इसने लाल किला शाहजहाँ ने लाल किला का भी निर्माण किया था, जो कि दिल्ली में बना है। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था? वो शाहजहाँ ने किया था। और दोस्तों आगरा का जो लाल किला था, उसका निर्माण किसने किया था? वो किया था आपके अकबर ने। शाहजहाँ ने के जो दिल्ली के लाल किला को 1648 में बनवाया था और जिसको यूनेस्को में 2007 में सम्मिलित किया गया है। और शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन का भी निर्माण किया था, जिसे तख्त ताऊस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो मयूर सिंहासन था, वो सिंहासन गोल्ड इस पे ही कोहिनूर हीरा लगा था। दोस्तों इसके दोनों तरफ मोर हुआ करते थे, इसलिए इसको मयूर सिंहासन कहा जाता है। इससे इससे पहले मैं दोस्तों आपको मैंने आपको बता देता हूँ कि दोस्तों इस पे जो कोहिनूर हीरा लगा था, यह बाद में कोहिनूर हीरा जब दोस्तों मुगल काल बिल्कुल कमजोर हो जाता है, मुगल काल बिल्कुल कमजोर हो जाता है, तो ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला अ, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, उसको नादिर शाह आता है, तो दोस्तों इसके तख्ते ताऊस को ले जाता है। जब दोस्तों दिल्ली दिल्ली पर दोस्तों मुगल काल बिल्कुल कमजोर हो जाता है, उस टाइम पर नादिर शाह आता है और इसके मयूर सिंहासन को और जो कोहिनूर हीरा लगा होता है, तो उसको ले जाता है यहाँ से। जब आपको ये नादिर शाह के बारे में भी पढ़ाएंगे आगे वाली वीडियो में। इस तरीके से दोस्तों इसके तख्ते ताऊस ताऊस जो था, इसको भी नादिर शाह बाद में ले जाता है। मयूर सिंहासन की जो डिजाइन की थी, वो बादल खाने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, जामा मस्जिद का भी निर्माण दिल्ली में करवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। और आगरा के जो किले में दीवाने आम और दीवाने खास का जो निर्माण किया था, वो शाहजहाँ ने किया था। हालांकि आगरा का जो लाल किला था, उसका निर्माण अकबर ने किया था, और उसके अंदर दीवाने आम और दीवाने खास का जो निर्माण हुआ था, वो शाहजहाँ ने करवाया था। और इसने सिजदा पाऊस खत्म किया था। शाहजहाँ ने सिजदा पाऊस की जो प्रथा स्टार्ट की थी दोस्तों, किसने की थी? बलबन ने। बलबन ने दोस्तों सिजदा पावोस करना, ये इसकी प्रथा स्टार्ट की थी, जो कि खत्म खत्म की थी शाहजहाँ ने। और शाहजहाँ ने तीर्थ यात्रा कर भी लगाया था। इसने दोस्तों तीर्थ यात्रा कर लगाया था और अकबर ने तीर्थ यात्रा कर हटवाया था, खत्म किया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को खत्म किया था, फिर शाहजहाँ ने फिर से दोबारा से इस तीर्थ यात्रा कर को लगा दिया था। और इसका जो न्याय का दिन था, जिस दिन शाहजहाँ जो था न्याय करता था, उस वह दिन जो था, वो बुधवार को किया करता था। शाहजहाँ के जो फिर शाहजहाँ ने एक संस्कृत संस्कृत कवि रहे थे जगन्नाथ, उनको महाकविराय की उपाधि दी थी। और जो लाल खां को दोस्तों गुड़ समुद्र की उपाधि दी थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जब शाहजहाँ की तबीयत खराब होने के कारण 1657 के बाद, यानी कि जब शाहजहाँ की जब तबीयत खराब हो गई थी, तो दोस्तों 1657 के बाद दिल्ली की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होने लगे। जब दोस्तों 1657 में इसकी इसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो इसकी गद्दी को पाने के लिए इसके जो बेटे थे, एक दारा शिकोह था, औरंगजेब था, और इनके पुत्रों में दोस्तों युद्ध होने लगता है कि अब इस दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठे। जब दोस्तों औरंगजेब होता है आपको मैंने बता दिया है कि वो दक्षिण में होता है। तो दोस्तों जब औरंगजेब को यह पता चलता है कि उसके पिताजी की, यानी कि शाहजहाँ की जब तबीयत खराब हो जाती है, यानी मरने की कगार पर है, तो ये औरंगजेब यहाँ से भागता है दिल्ली की गद्दी को पाने के लिए।
तो दोस्तों जब यहाँ पर दिल्ली की गद्दी को पाने के लिए भागता है और यहाँ पर दोस्तों उसको दारा सिकों को पता चलता है, यह दिल्ली में आ जाता है दारा सिकों जब तक। तो इसको जब पता चलता है तो ये दारा सिकों अपनी सेना, अपने जो भी उस टाइम के शासक थे, जो भी शक्तियाँ थी उनको लेकर आता है। तो ये दोस्तों धर्म एमपी में इसकी भेंट होती है दारा सिकों की और औरंगजेब की। उज्जैन में यानी कि एमपी में भेंट होती है, तो वहां पर दोस्तों ये युद्ध स्टार्ट होता है जिसका नाम है धर्मट का युद्ध, जो कि 1658 में हुआ था। और औरंगजेब और इसमें दारा सिकों के बीच में ये दोस्तों युद्ध होता है जिसमें से औरंगजेब जीतता है। उसके बाद दोस्तों औरंगजेब जब यहाँ दारा सिकों को उज्जैन में हरा देता है, तो इसके बाद आगरा के पास पहुंचते हैं, तो फिर से इनमें दोनों में, औरंगजेब में और दारा सिकों में युद्ध स्टार्ट होता है। जब ये दोस्तों पहले उज्जैन एमपी में हुआ था, फिर उसके बाद ये आगरा में पहुंचते हैं, तो फिर से युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध, फिर 1658 में होता है औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में, जिसमें भी औरंगजेब जीतता है। इसमें भी औरंगजेब जीतता है। इसके बाद दोस्तों यह युद्ध जब जीतने के बाद, जब यह धर्मट का युद्ध और सामूगढ़, धर्मट का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब अपना पहला राज्याभिषेक करता है। यह यह दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध जब जीत जाता है आगरा में, तो ये आगरा में ही अपना पहला राज्याभिषेक करवा लेता है कि अब मैं यहाँ, अब दिल्ली का राजा मैं बन गया। तो पहला अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाता है। और इसी सामूगढ़ के युद्ध के बाद शाहजहां को बंदी बना बना लेता है। सामूगढ़ के युद्ध के बाद शाहजहां को बंदी बनाया और शाहपुर, जो कि आगरा में, कैद करके रखा। और वहीं पर दोस्तों इसकी शाहजहां की 1666 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अगले साल फिर से दारा सिकों को जब यहाँ सामूगढ़ के युद्ध में हराता है, फिर से दारा सिकों औरंगजेब से युद्ध करने के लिए आता है। तो वो दोस्तों देवराय का युद्ध कहलाया था अगली 1659 में। तो दोस्तों अजमेर में दोस्तों इनका युद्ध हुआ था, देवराय का युद्ध। इसमें दोस्तों इसको बुरी तरीका से मार देता है औरंगजेब दारा सिकों को। और दारा सिकों को दोस्तों इसमें जान से मार देता है। दारा सिकों को इस युद्ध में, देवराय के युद्ध में जान से मार देता है, इसका सिर काट देता है। इस तरीके से दोस्तों ये अब यहाँ पर कोई शक्ति बची नहीं थी, फिर अपना औरंगजेब शासन संभालता है। अब दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट अगर मैं दारा सिकों के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर दारा सिकों, अगर दोस्तों शास औरंगजेब की जगह पर दारा सिकों शासन अगर संभालता मुगल साम्राज्य, तो भारत का और कुछ और चित्र होता। दोस्तों जब बात करते हैं दारा सिकोह के बारे में, तो इसको लव अकबर कहा जाता था, जो कि लैनपूल के द्वारा कहा गया था। दोस्तों लैनपूल ने इसको लव अकबर क्यों कहा था? क्योंकि दारा सिकोह में दोस्तों कुछ जो गुण थे वो अकबर की तरह थे। अकबर के जो गुण थे दोस्तों वो दारा सिकोह के अंदर थे, इसलिए इसको लव अकबर कहा गया था। दारा सिकोह के आध्यात्मिक गुरु जो थे मियाँ मीर थे। और हिंदू विद्वान जो थे दारा सिकोह के, वो लाल बैरागी थे। कौन थे? लाल बैरागी। और दारा सिकोह ने दोस्तों 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। दोस्तों ये बहुत बड़ा विद्वान था दारा सिकोह, बहुत होशियार था, इंटेलिजेंट, ये हमेशा पढ़ता ही रहता था। इसने दोस्तों 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवा लिया था, जिससे दोस्तों सीरे अकबर कहा गया। इन्हीं जो 52 उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद किया गया, इन्हीं को दोस्तों सीरे अकबर कहा गया था। और जो इसने यह जो दारा सिकोह था दोस्तों, यह कादरी नाम से अपनी रचनाएं लिखा करता था। कादरी नाम से अपनी रचनाएं लिखा करता था दोस्तों। इसकी जो रचना थी वो नज्म उल बहरीन थी। इसकी जो रचना थी दोस्तों दारा सिकोह की, वो नज्म उल बहरीन थी। और इसने गो योग वशिष्ठ और भागवत गीता का फारसी में अनुवाद करवाया। और दारा सिकोह को दोस्तों शाह इकबाल के नाम से भी जाना जाता था। शाह इकबाल, इसी का नाम था दारा सिकोह का। दोस्तों जब इसके बाद जब औरंगजेब शासन में आ जाता है, क्योंकि दोस्तों देवराय का युद्ध 1658 में जीतने के बाद
फिर कोई शक्ति बची नहीं थी और दारा सिकोह को भी 1659 में हरा देता है औरंगजेब। तो फिर औरंगजेब दोस्तों जो शासन करता है 1658 से लेकर 1707 तक। दोस्तों औरंगजेब की बात करते हैं तो यह दिल्ली की गद्दी पर दूसरा सबसे लंबा शासनकाल संभालने वाला था औरंगजेब, जिसकी उपाधि थी बहादुर और जिंदा पीर और आलमगीर। कौन कौन सी उपाधि थी दोस्तों इसकी? बहादुर और जिंदा पीर और आलमगीर। जिंदा पीर दोस्तों किसको कहते हैं कि दोस्तों जो बहुत खर्चों के साथ रहे, मतलब ये दोस्तों अपनी कोई भी शान शौकत कोई भी ना तो इसकी कोई ख्वाहिश बड़ी बड़ी थी, अपना बस दोस्तों जो जीवन निर्वाह था ये थोड़े से खर्चों में ही अपना थोड़े से खर्चों में ही अपना जीवन निकालता था। इसके दोस्तों पर्सनल कोई खर्चे नहीं थे, इसलिए इसको दोस्तों जिंदा पीर कहा गया था। इसके इसके दोस्तों राज्याभिषेक हुए थे 2 बार राज्याभिषेक हुए थे। पहला 31 जुलाई 1658 में, जो कि आगरा में किया गया था, जो कि दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध जीता था तब। जब दोस्तों ये सामूगढ़ का युद्ध जीत जाता है तब इसने अपना पहला राज्याभिषेक करवाया। फिर दूसरा जो 15 जुलाई 1959 में दिल्ली में जाकर करवाता है, और यह देवराय का युद्ध जब जीत गया था, जब वो दारा सिकोह को हरा मार देता है, तो उसके बाद ये दूसरा अपना राज्याभिषेक करवाता है दिल्ली में। औरंगजेब के जो शिक्षक थे दोस्तों लतीफ सुल्तानपुरी, और इसकी माता जो थी वो मुमताज महल थी, यानी कि शाहजहां का बेटा था दोस्तों। तो इस शाहजहां की पत्नी मुमताज महल थी, तो मुमताज महल इसकी माता थी। और औरंगजेब की पत्नी की बात करते हैं तो दिलरास बानो बेगम थी। इसी का दूसरा जो नाम था रविया और दुर्रानी कहा जाता था। दिलरास बानो बेगम को रविया और दुर्रानी कहा जाता था। यह इसने भी दोस्तों अपनी पत्नी की याद में एक नकली यानी एक इसने ताजमहल बनवाया था, जिसको ताजमहल की फूहड़ नकल कहा गया था, क्योंकि दोस्तों यह भी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए इसने अपनी पत्नी की याद में एक ताजमहल बनाने की कोशिश की थी, जो कि दोस्तों संभाजी नगर महाराष्ट्र में बीवी का मकबरा बनवाया था। इसी बीवी का मकबरा को दोस्तों दक्षिण का ताजमहल व ताजमहल का फूहड़ नकल कहा गया था। दोस्तों जो संभाजी नगर है, पहले इसको औरंगाबाद कहा जाता था। दोस्तों बाद में ही औरंगाबाद में ही बीवी का मकबरा है, और इसी बीवी के मकबरे को ताजमहल की ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यह जो ताजमहल, इसको दोस्तों दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं और ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं। इसको दोनों नामों से जाना जाता है। इस ताजमहल के जो निर्माण करता थे दोस्तों वो औरंगजेब का पुत्र आजम शाह ने बनवाया था इसको। और इसकी जो डिजाइन दी थी दोस्तों, जो अहमद लाहौरी के पुत्र अब्दुल्ला ने इसकी डिजाइन दी थी। दोस्तों अहमद लाहौरी कौन थे? जो कि शाहजहां के टाइम पर इन्होंने वचन दे दिया था कि अब इसको दोबारा से कहीं दूसरी जगह नहीं बनवाया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके पुत्र ने दोबारा से फिर से कोशिश की, इसलिए यह ताजमहल की फूहड़ कॉपी बनाई इसने। इसलिए उसको दोस्तों दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। औरंगजेब के दोस्तों जो बंद किए गए काम थे, जिसने बिल्कुल बिल्कुल तरीके से रोक लगा दी थी, वो उनमें से दोस्तों एक नौरोज उत्सव था, जो मैंने आपको बताया था बलबन ने स्टार्ट किया था। और दोस्तों इसने चित्रकारी भी बंद करवा दी थी, और जो झरोखा दर्शन हुआ करते थे, मैंने आपको बताया था कि जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, तो हुमायूं की मृत्यु को दोस्तों इसकी जनता बाहर चिल्लाने लगी थी राजा के दर्शन करने। तो इसके टाइम पर मुल्ला बेकसी को लाया गया था, और उसने हाय हेलो जनता से किया। तब वो जनता को लगा कि हमारा राजा यानी कि हुमायूं जिंदा है। वो झरोखा दर्शन होता था दोस्तों। आज के टाइम पर आप देख सकते हो कि जो शाहरुख खान है वो अ, सबको दर्शन देता है, अपना हाय वाय करता है, तो वो ही उसी तरीके से पहले भी हुआ करता था, उसको झरोखा दर्शन कहा जाता था। और इसने दोस्तों सिखों का कलमा भी करना बंद कर दिया, यानी कि जो सिखों पर प्रशंसाएं लिखी जाती थी,
उसको भी इसने बंद कर दिया था। राजपूत के टिक्का भी बंद कर दिए थे, और ज्योतिष और सती और दास और नाचना गाना दोस्तों इसने सब बंद करवा दिया था। इसलिए दोस्तों इसको बहुत ही कट्टर भी कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों? कि यह दोस्तों बहुत ही कट्टर कट्टर है। यानी कि दोस्तों यह इसने इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को दोस्तों इसने मृत्यु दंड दिया था। दोस्तों बात करते हैं तेग बहादुर की। जो तेग बहादुर थे दोस्तों, तेग बहादुर उस टाइम पर कश्मीर में थे। ये जो तेग बहादुर थे उस टाइम पे दोस्तों कश्मीर में थे, और कश्मीर में दोस्तों यह औरंगजेब धर्मांतरण, ब्राह्मणों का धर्मांतरण करवा रहा था, इस्लाम स्वीकार करवा रहा था जबरदस्ती तलवार की दम पर। तो इन ब्राह्मणों ने दोस्तों यहाँ पर तेग बहादुर के पास आए और कहा इस तरीके से कि औरंगजेब धर्म चेंज करवाना चाह रहा है। तो तेग बहादुर ने दोस्तों इन ब्राह्मणों से कहा कि तुम औरंगजेब से जाकर कहो कि हमारा करवा के दिखाए। तो इसी गुस्सा में दोस्तों औरंगजेब आता है और इनको इनको बंदी बनाता है तेग बहादुर को, और दिल्ली के पास एक शीशगंज शीशगंज गुरुद्वारा है दोस्तों, वहाँ पर इनको लटकाता है, और वहाँ पर कहता है कि आप बताओ इस्लाम स्वीकार करोगे या मृत्यु। तो दोस्तों ये मृत्यु को स्वीकार करते हैं। इस तरीके से इनको मृत्यु दंड देता है औरंगजेब। इसके बाद दोस्तों 1665 में यह हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश देता है। दोस्तों हिंदू मंदिरों को इसने तुड़वाया था। हिंदू मंदिरों में दोस्तों इसने जो मथुरा के आसपास के जितने भी मंदिर थे, मथुरा के आसपास के मंदिरों को इसने बहुत सारे तुड़वा दिए थे। एक कट्टर मुस्लिम था दोस्तों। कैसा था दोस्तों? कट्टर धर्मांध व्यक्ति था, इसको आप कह सकते हो कट्टर धर्मांध। कट्टर धर्मांध व्यक्ति कह सकते हैं। ये इस्लाम के प्रति बहुत श्रद्धा रखता था। इस्लाम के प्रति इस्लाम के प्रति दोस्तों ये श्रद्धा रखता था, और हिंदू धर्म के लिए ये अत्याचारी था, बहुत अत्याचार करता था हिंदू में। हिंदू आस्था के प्रति एक अत्याचारी था। इस्लाम में दोस्तों ये बहुत श्रद्धा रखता था। इस तरीके से दोस्तों 1670 में ये असम विजय पर जाता है, जो कि जिसका श्रेय जुमला को देता है। मीर जुमला को देता है दोस्तों। 1688 में इसका जो आदिल शाह पुत्र था, 1688 में दोस्तों ये आदिल शाह के पुत्र सिकंदर शाह से, जो आदिल शाह का पुत्र सिकंदर शाह था दोस्तों, बीजापुर में, वो बीजापुर का दोस्तों ये किला जीतता है 1688 में। फिर 1687 में दोस्तों ये गोलकुंडा को जीतता है, जो कि मैंने बता दिया था आपको कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। गोलकुंडा कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। इस तरीके से दोस्तों इसके दरबार में दोस्तों औरंगजेब के समय हिंदू में जो मनसबदार थे ओनली सिर्फ 33% रह गए थे। 33% वो थे जो दोस्तों अच्छे राजा थे, जो कि ताकतवर भी थे, जो इसको टक्कर दे सकते थे। तो इसलिए दोस्तों एक 33% मनसबदार बचे हुए थे, क्योंकि अगर ये औरंगजेब इनसे उलझता तो मारा जाता। इसलिए दोस्तों इनसे नहीं ज़्यादा उलझता था। इसके टाइम पे औरंगजेब के टाइम पे दोस्तों सूबों की संख्या 20 रह गई थी, और दिल्ली में दोस्तों औरंगजेब ने बैतुल उलूम पुस्तकालय बनवाया। और औरंगजेब जो था कुशल बीड़ा वादक था, और दोस्तों समुद्रगुप्त भी था। समुद्रगुप्त भी एक हम पढ़ेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे दोस्तों, जो कि एक ये भी कुशल बीड़ा वादक था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, और इसका अगला पार्ट आएगा, उसमें और औरंगजेब के बारे में, उसके कार्य के बारे में बताएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।